नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पे आज हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों क्या होता है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन, तो इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। तो पहले तो हम एक बात यहाँ पे जान लें कि मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पे कितने भागों में, तो 7 भागों में बांटा गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश को कितने भागों में भौगोलिक आधार पर बांटा गया है, तो 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हम इस चीज को समझ लें। अब एक कैसे 7 भागों में बांटा गया है, तो हम पहले इसे समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे दोस्तों सभी चीजों को देखेंगे तो फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्या, मध्य उच्च प्रदेश। सबसे पहले आता है मध्य उच्च प्रदेश। तो दोस्तों ये हुआ हमारा फर्स्ट मध्य उच्च प्रदेश। सेकंड आता है यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सेकंड नंबर पे आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों यहाँ पे पूर्वी पठार। दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्या, पूर्वी पठार। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं दोस्तों। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार। इन्हें हम बांटते हैं इस आधार पे। अब दोस्तों 7 भागों में बांटा गया, तो 7 भाग कौन कौन से हैं तो उन्हें समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहला भाग आता है जो हमारा, वो आता है यहाँ पे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। तो दोस्तों ये सबसे पहले मध्य भारत का पठार पहला मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है। सेकंड यहाँ पे आता है दोस्तों मालवा का पठार। मालवा का पठार। तो दोस्तों मालवा का पठार भी हम किसके अंतर्गत देखते हैं, यहाँ पे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। और फिर आता है दोस्तों यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। तो दोस्तों जिसमें हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सिद्ध बाबा चोटी है, यहाँ पे सिगार चोटी है। इन सभी चीजों को हम आराम से समझेंगे। यहाँ पे काली मिट्टी है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, मोटे अनाज यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम सोयाबीन होता है। तो इन सभी चीजों को देखेंगे कि गेहूं का भंडार भी है, हर चीज यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इन सभी के विभाजन को हम बाद में देखेंगे। पहले अभी देख रहे हैं कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता क्या क्या है। यहाँ पे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों और क्या आता है इसके साथ ही साथ, तो यहाँ पे आता है नर्मदा सोन घाटी। तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी ये आती है 4th नंबर पे। यहाँ पे 5वें नंबर पे देखते हैं दोस्तों हम, यहाँ पे 5th नंबर पे आता है रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों रीवा पन्ना का पठार ये आता है यहाँ पे 5वें नंबर पे। तो दोस्तों अभी हमें इन चीजों को समझना है कि मध्य उच्च प्रदेश, पहले तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक आधार पे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों वो 7 भाग कौन कौन से हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो हम उन चीजों को देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है मध्य उच्च प्रदेश, उसके बाद आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, उसके बाद आता है पूर्वी पठार। अब दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो यहाँ पे मध्य भारत का पठार, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों जड़ोल मैदान पाए जाते हैं, जो हमारा ग्वालियर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है। ये सब मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। अभी हम मैप में भी देखेंगे, सभी चीजें देखेंगे यहाँ पे क्या है। उसके बाद मालवा का पठार। अभी मालवा के पठार में क्या फेमस है, तो दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, अधिक सोयाबीन होता है, अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो इन सभी चीजों को भी हम देखेंगे। और फिर बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड में क्या फेमस है, मोटे अनाज पाए जाते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे यहाँ पे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, क्यों ये उपजाऊ क्षेत्र है। इन सभी चीजों को हम आगे देख रहे हैं अभी ये। फिर इसके बाद रीवा पन्ना का पठार दोस्तों, जो हमारा पूर्व में छत्तीसगढ़ के लगभग में पड़ता है। तो ये रीवा पन्ना का पठार है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका विभाजन सतपुड़ा मैकाल ही पर्वत है ना, जो उनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे कौन सी विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं, तो इन्हें देखते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूर्वी पठार के अंतर्गत, तो पूर्वी पठार के अंतर्गत आ जाता है हमारा बघेलखंड वाला क्षेत्र, बघेलखंड
क्षेत्र। तो दोस्तों बघेलखंड का पठार आ जाता है यहाँ पे, बघेलखंड का पठार। तो इसके बारे में याद रखना। ये वो 7 विभाजन है दोस्तों मध्य प्रदेश के, प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक आधार पे कितने भागों में हम मध्य प्रदेश को बांटते हैं, तो ये 7 भागों में बांटते हैं। वो 7 भाग कौन कौन से हैं, तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मैकाल, श्रेणी और पूर्वी पठार। अब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत इसके सब पार्ट पाए जाते हैं। सब पार्ट कौन से, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और यहाँ पे रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों 5 भाग ये पाए जाते हैं इसमें, 5 और एक सतपुड़ा, मैकाल, श्रेणियों को हम अलग से पढ़ते हैं, तो ये 6 और एक बघेलखंड का पठार, तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों। और एक चीज यहाँ पे याद रखना कि इसे और क्या बोलते हैं, तो इसे विंध्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं हम। तो इसके बारे में भी याद रखना। जो रीवा पन्ना का पठार है इसे विंध्य प्रदेश या विंध्य क्षेत्र या विंध्य पठारी क्षेत्र के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम दोस्तों मैप के थ्रू भी समझेंगे, क्या विशेषताएं इनकी, कहाँ कहाँ पे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो अभी हम सिर्फ जानकारी जुटा रहे थे कि कैसे इनका विभाजन करते हैं, अब आगे देखेंगे इनके बारे में कैसे देखना है। चलिए दोस्तों, तो अब हम इन सभी चीजों को मैप के थ्रू समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर 7 भागों में बांटा जाता है, तो जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं यहाँ पे। अब दोस्तों इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मध्य भारत का पठार, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद यहाँ पे मालवा का पठार, उसके बाद यहाँ पे रीवा पन्ना का पठार और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आ जाता है हमारा नर्मदा सोन घाटी। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे जो 5 भाग हैं, ये हो गए हमारे मध्य उच्च प्रदेश वाले। तो दोस्तों ये वाले मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। उसके बाद सतपुड़ा, मैकाल, श्रेणी इसे हम अलग से पढ़ते हैं दोस्तों। और जो पूर्वी पठार है बघेलखंड वाला पठार, इसे हम अलग से पढ़ते हैं। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में, तो 7 भागों में यहाँ पे बांटा जाता है। अब दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं किसके बारे में, तो यहाँ पे समझते हैं मध्य भारत के पठार के बारे में, जो कि ए है दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा पठार है मध्य भारत का पठार जिसमें दोस्तों जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। पहले तो हमें यही चीज़ समझनी है कि जड़ोल मिट्टी पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में किस पठार में पाई जाती है, तो ये मध्य भारत के पठार में पाई जाती है दोस्तों। और ये मोस्टली कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के टॉप उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, यहाँ पे दोस्तों श्योपुर, इन सभी जिलों में यहाँ पे पाया जाता है। इसके साथ ही साथ नीमच और मंदसौर का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। और दोस्तों क्या है इसका इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जड़ोल मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से चंबल गुजरती है, जिसकी द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण के कारण दोस्तों इस मैदान का यहाँ पे विस्तार हुआ है। यहाँ पे जड़ोल मिट्टी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों आप लोग को जैसा कि पता ही होगा कि यही वो पठार है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है या मृदा अपरदन से जूझ रहा है। यही वो जिले हैं और यही वो पठार है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ पे याद रखना। और इस पठार से दोस्तों चंबल, सिंध, कुआरी, कूनो, पार्वती जैसी नदियाँ भी निकलती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखना कि कौन सा पठार है, तो चंबल, सिंध, कुआरी, कूनो और पार्वती नदियाँ मध्य भारत के पठार से निकलती हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ चंबल के बीहड़ सभी लोग को पता होंगे, यहाँ पे बीहड़ बोलते हैं जिसे क्या, जो कि क्या करता है, तो चंबल के द्वारा यहाँ पे मृदा अपरदन किया जाता है। जो कि कैसा अपरदन किया जाता है, तो अब नालिका अपरदन किया जाता है, जो कि भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन इसी जगह होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बीहड़ के नाम से जानते हैं इस मृदा अपरदन को। इसके साथ ही साथ और क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें और इस पठार की फेमस हैं दोस्तों या इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे अधिक जो कि भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है दोस्तों। किस चीज़ का होता है, तो सरसों का उत्पादन इस जगह सबसे अधिक होता है।
तो दोस्तों इसे समझ लेना एक चीज कि सरसों उत्पादन में सबसे अग्रणी पठार कौन सा है, तो ये मध्य भारत का पठार है, इसीलिए इसे पीली क्रांति का क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि पीली क्रांति का क्षेत्र किसे बोलते हैं, तो मध्य भारत के पठार को बोलते हैं, या मोस्टली मुरैना और भिंड वाले क्षेत्रों को बोलते हैं। अब दोस्तों इसके साथ ही साथ और क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों ये थोड़ा सा शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे राजस्थान यहाँ से लगता है, ये आपको पता ही होगा, यहाँ पे राजस्थान लगता है दोस्तों। तो इस थोड़ा सा शुष्क क्षेत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों मोस्टली कौन सी, तो शीशम, खेर, बबूल, इन सभी की जो लकड़ी है या इन सभी के पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही साथ इस जगह पे यह क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। हम आ जाते हैं यहाँ पे बुंदेलखंड के पठार पे। तो दोस्तों ये मोस्टली जो एमपी का, मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग है, इसमें बुंदेलखंड का पठार है दोस्तों। तो इसके बारे में एक चीज़ समझ लेना कि इसका विस्तार मोस्टली कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पे अब टीकमगढ़ से निवाड़ी भी अलग हो गया है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दतिया वाला जो ये क्षेत्र है, दतिया और कुछ शिवपुरी वाला क्षेत्र, तो ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही साथ मतलब यहाँ पे कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसके बारे में समझ लेना कि बुंदेलखंड का पठार है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लहरदार है दोस्तों। ये कैसा पठार है, तो ये लहरदार आकृति का पठार है, तो इसके बारे में याद रखना। और इसमें दोस्तों एक और चीज यहाँ पे फेमस है कि बुंदेलखंड के पठार की आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है बुंदेलखंड पठार की सिद्ध बाबा। कौन सी चोटी है दोस्तों, तो सिद्ध बाबा सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1172 1172 मीटर है दोस्तों। तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे याद रखना कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये सिद्ध बाबा है दोस्तों। कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो आप इसके बारे में याद रखना। इसके साथ ही साथ दोस्तों और क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों बुंदेलखंड पठार से यहाँ पे बेतबा, सिंध, धसान, केन जैसी दोस्तों नदियां भी निकलती हैं, तो इसके बारे में भी याद रखना। लेकिन इस पठार में दोस्तों मोस्टली लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मिश्रित मिट्टी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि लाल पीली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में। अगर कभी पूछा जाए तो इस चीज़ के बारे में याद रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे और क्या है, तो यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं मोस्टली, और गेहूं, तिल वगैरह की यहाँ पे खेती की जाती है। तो ये होता है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जैसे कि खजुराहो के मंदिर वगैरह या ये सभी। तो हम भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अभी नहीं देखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये है 3rd नंबर पे हमारा रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों रीवा पन्ना का पठार जो कि हम देख रहे हैं बुंदेलखंड के जस्ट दक्षिणी भाग में स्थित है, या नीचे उसी से लगा हुआ है। तो दोस्तों रीवा पन्ना का पठार, या इसे ही विंध्य कगारी प्रदेश भी बोलते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये मोस्टली कहाँ पे, तो यहाँ पे रीवा और पन्ना, सतना, दमोह तक फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो इन 4-5 जिलों में इसका विस्तार है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना होगा दोस्तों। ऐसा माना जाता है कडप्पा और विंध्य शैलों से निर्मित पठार है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है, ये दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों इस पठार में। कौन सी मिट्टी, तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें फसलें कौन सी उगाई जाती हैं दोस्तों, तो गेहूँ तो मोस्टली पूरे एमपी में ही उगाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ ज्वार, तिल जो कि मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस पठार से, जो कि रीवा पन्ना का पठार है, इस पठार से केन, सोन, टोंस, बारना आदि नदी भी निकलती हैं दोस्तों। तो इनके बारे में भी हम याद रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसी पठार में दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि मैहर, चित्रकूट वगैरह इसी पठार के अंतर्गत रखते हैं। तो हमें इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा।
आगे दोस्तों हमारा दिया गया है नेक्स्ट पठार मालवा का पठार। तो दोस्तों मालवा के पठार में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जिन्हें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यही वो पठार है जो एमपी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस पठार है या एमपी का सबसे बड़ा पठार है। आप क्षेत्रफल में भी देख सकते हैं दोस्तों कि ये मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 26.62% भाग घेरे हुए है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो ये मालवा का पठार है दोस्तों। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हम अगर दिशा निर्देश के आधार पर देखें तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें एवं दक्कन ट्रैम्प की चट्टानें भी पाई जाती हैं। और दोस्तों उसी के कारण बेसाल्ट चट्टानों से, जैसे कि आपको पता ही होगा कि बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकले उद्गार से होता है। और ज्वालामुखी उद्गार जब जमता है तो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। और बेसाल्ट चट्टानों के बनने से बेसाल्ट चट्टानें जब बनती हैं उनका क्षरण होता है, तो इनके क्षरण से दोस्तों एक मिट्टी का निर्माण होता है और उस मिट्टी को जानते हैं हम काली मिट्टी के नाम से। तो ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है दोस्तों। आपको पता ही होगा कि संपूर्ण मालवा वाला जो क्षेत्र है काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसलिए यह मैदान मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान भी है दोस्तों। यहाँ पे सोयाबीन भी आप देखेंगे, यहाँ पे गेहूँ भी देखेंगे, यहाँ पे चना भी देखेंगे। तो इन सभी की खेती बहुत ही ज़्यादा उच्च मात्रा में की जाती है या उच्च परसेंट यहाँ की जो पैदावार है वो है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं दोस्तों कि जो मालवा का पठार है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ये कितने भाग पे, तो 26.62 भाग पे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछी गई है, सिगार है। इसके बारे में याद रखना कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी 881 मीटर की है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, सिगार है। तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार है। और यहाँ पे दोस्तों बुंदेलखंड के बारे में देखा था हमने, इसकी सिद्ध बाबा थी। इन दोनों के बारे में याद रखना, इसकी 1172 थी और इसकी 88 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस पठार में, वो सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह इस पठार को जो कर्क रेखा है वह 2 भागों में बांटती है। तो दोस्तों याद रखना कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा पठार है जिसे कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, तो यह मालवा का पठार है जिसे कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। तो इसके बारे में याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा और क्या इसमें फेमस है, तो दोस्तों पहले तो इसके विस्तार के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे यह गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, यहाँ पे मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा इस क्षेत्र में मोस्टली फैला हुआ है दोस्तों, जिसके अंतर्गत उज्जैन भी आता है, इंदौर भी आता है, धार भी आता है, झाबुआ भी आता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा भाग है। इसके साथ ही साथ रायसेन, भोपाल, विदिशा, सागर तक फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो इसके बारे में याद रखना कि जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा विस्तार वाला पठार है दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिगार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर है। इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों। और क्या इसमें फेमस है, तो दोस्तों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इससे छिप्रा के साथ ही साथ चंबल, बेतवा, सिंध, काली सिंध आदि नदियां भी यहाँ से निकलती हैं दोस्तों। काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, इसलिए पहले ही बता चुका हूँ कि फसलों में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे गेहूँ, सोयाबीन, चना, गन्ना इनकी अधिक उपज होती है दोस्तों या पैदावार होती है। तो इसके बारे में जान लेना। और ये खनिज संप्रदाय के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी इसकी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों नर्मदा सोन घाटी के बारे में। अब दोस्तों नर्मदा सोन घाटी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली बात तो आपको बता दें कि जो मालवा वाला क्षेत्र है ये कम काली मिट्टी है यहाँ पे, और नर्मदा सोन घाटी का जो मैदान है ये सबसे अधिक काली मिट्टी का मैदान है। पहली बात तो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। इसके साथ ही यह
दक्कन ट्रैम्प सैलों से बना निर्मित यह घाटी है दोस्तों, जो कि नर्मदा और सोन घाटी के नाम से जानती है, क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है दोस्तों। तो ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसका विस्तार क्या है दोस्तों, तो इसका विस्तार यहाँ पे मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इन सभी क्षेत्रों में ये फैला हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलीराजपुर तक जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में समझ लेना। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए सबसे अधिक यहाँ पे गेहूं का उत्पादन भी होता है दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह क्षेत्र क्या है, धसा हुआ है, क्योंकि आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे पता होगी कि भारत मध्य प्रदेश की 2 नदियां हैं जो क्या होती हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। पहली तो है नर्मदा और दूसरी है ताप्ती और तीसरी है दोस्तों दामोदर, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में। तो भारत में 3 ही नदी हैं जो क्या होती हैं, भ्रंश घाटी से बहती हैं। तो दोस्तों ये भ्रंश घाटी का मतलब है धसा हुआ भाग है, जिसके कारण यह भूकंप के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र भी है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अब देखना है हमें हमारे कितने क्षेत्र हो गए। तो दोस्तों पहला तो हमने यहाँ पे देखा मध्य भारत का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी। अब दोस्तों हम देखेंगे सीधा यहाँ पे सतपुड़ा, मैकाल, सैंडी के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सतपुड़ा, मैकाल, सैंडियों के बारे में यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों सतपुड़ा, मैकाल, सैंडी वाला चित्र आप देख रहे होंगे, ये रहा दोस्तों। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि इसके जो उत्तर में नर्मदा और जो ताप्ती नदियों के बीच में विंध्याचल पर्वत के अकॉर्डिंग यह समानांतर फैला हुआ पठार है दोस्तों। और इसके पश्चिम की ओर जो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो इसके पश्चिम की ओर यहाँ पे सतपुड़ा, मैकाल, सैंडी का विस्तार है दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि यह बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, पूर्वी निमाड़, यहाँ पे पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, बड़वानी और बुरहानपुर जैसे ज़िलों में यहाँ सभी जगह यह फैला हुआ है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इस क्षेत्र में एक चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे पचमढ़ी की जो आपने इसी के क्षेत्र के अंतर्गत पचमढ़ी आता है। और पचमढ़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता ही होगा, इसका नाम है धूपगढ़ दोस्तों। धूपगढ़ चोटी है पचमढ़ी की सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस पठार में। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह खनिज संसाधन के हिसाब से मध्य प्रदेश में काफ़ी संपन्न क्षेत्र भी है दोस्तों। इसके बारे में भी याद रखना। यहाँ पे बालाघाट वगैरह में आप देख सकते हैं, छिंदवाड़ा बालाघाट में मैंगनीज, तांबा, ठीक है, बैतूल में चूना पत्थर, इन सभी चीज़ों के मलाजखंड जो क्षेत्र है वो तांबा के लिए फेमस है दोस्तों। तो इनके बारे में भी आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे नदियाँ दोस्तों, तो बैनगंगा, शक्कर, बारना आदि नदियाँ भी यहीं से निकलती हैं। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या, बघेलखंड के पठार को, या पूर्वी पठार के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। पूर्वी पठार तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो आता है, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र आता है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो इसके बारे में समझ लेना। और इसका विस्तार कहाँ पे है, तो इसका विस्तार सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी तक फैला हुआ है दोस्तों। तो इन चीज़ों को समझ लेना। और ये लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से सोन नदी, इसके साथ ही साथ रेहंद नदी, छोटी महानदी, यह आदि नदियाँ भी निकलती हैं दोस्तों। और वनों की दृष्टि से यह सघन क्षेत्र है। एक चीज़ याद रखना, जो रीवा वाला क्षेत्र, सीधी सिंगरौली वाला क्षेत्र है, तो ये सभी सघन क्षेत्र है। यहाँ पे वन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे अधिक मात्रा में तो सबसे ज़्यादा सतपुड़ा, मैकाल, सैंडी है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके बारे में याद रखना। और यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों चावल के लिए। चावल के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो उपज होती है वो धान की या चावल की उपज होती है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस पठार में होता है, तो ये बघेलखंड के पठार में होता है मध्य प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जिन्हें हम देख रहे थे। इसके साथ ही साथ दोस्तों
हम कुछ चीज़ें और इसमें इम्पोर्टेंट देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैकाल पर्वत की बात कर रहे थे हम थोड़ा सा, तो मैकाल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, इनके बारे में भी हम जो मध्य प्रदेश के पर्वत हैं इन्हें भी हम आज ही डिस्कस करेंगे और क्लियर देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें फेमस हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश के कुछ पठार हैं, सॉरी पर्वत हैं, उन्हें देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमें ये कगार दिख रही है, ये विंध्याचल पर्वत की कगार है दोस्तों। तो हमें इस चीज़ को देखना है यहाँ पे और समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो विंध्याचल पर्वत है ये यहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे भांडेर पर्वत श्रेणी है पूर्व में, और यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रेणी है जो कि भांडेर के दक्षिण में है। दोस्तों यहाँ पे समझना है हमें कि जो ये विंध्याचल पर्वत है ये हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है दोस्तों, जो नर्मदा नदी के उत्तर में है दोस्तों। नर्मदा नदी अभी हमने यहाँ पे देखी थी, इसके उत्तर में क्या है, तो विंध्याचल पर्वत है जो कि दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। अब ऐसे एक चीज़, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी औसत ऊंचाई है 447 मीटर से 610 मीटर के बीच में। दोस्तों ये कुछ इसमें फेमस चीज़ें हैं जो कि क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो वो मैकाल श्रेणी है दोस्तों, तो इसे याद रखना। और इसमें कौन से पत्थर से बना हुआ है, तो वह बलुआ पत्थर से बना हुआ है दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना कि यह कहाँ पे है, तो मालवा पठार के अंतर्गत फैली हुई श्रेणी है दोस्तों, जो कि कौन सी है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी है, तो इसे याद रखना। और जो रीवा पन्ना के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो ये भांडेर पर्वत श्रेणी है और कैमूर पर्वत श्रेणी है, जो कि कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है दोस्तों। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो कि मोस्टली नर्मदा के दक्षिणी भाग में है दोस्तों, तो हम इसे देख सकते हैं। और नर्मदा इसी के समानांतर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है दोस्तों। इसकी औसतन ऊंचाई है जो 900 मीटर है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना है यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों सतपुड़ा जो पर्वत है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी आप इधर देख सकते हैं कि धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी में दोस्तों धूपगढ़ जो है, यहीं पे पचमढ़ी के पास जो महादेव पर्वत है, इसी में यह धूपगढ़ चोटी है, तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों यह पचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो इसलिए यह भी फेमस है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे। और यह किस पत्थर से बना है, तो दोस्तों ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ पर्वत है दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में, ये या सतपुड़ा मैकाल पर्वत के बारे में। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो बुरहानपुर दर्रा है यह सतपुड़ा पर्वत के जस्ट पश्चिमी भाग से जाता है दोस्तों, तो इसे याद रखना। और जो बुरहानपुर दर्रा है ये क्यों फेमस है दोस्तों, क्योंकि इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पे याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अब इसके साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं मैकाल अमरकंटक श्रेणी। अब दोस्तों ये मैकाल अमरकंटक श्रेणी कहाँ पे है, तो हम पहले इसे समझ लेते हैं। पहली बात, यहाँ पे मैकाल अमरकंटक श्रेणी है जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है दोस्तों, जो कि अर्धचंद्राकार आकृति में है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा कि जो मैकाल पर्वत श्रेणी है ये इसका आकार कैसा है, तो अर्धचंद्राकार आकार है इसका दोस्तों। और इसका विस्तार कहाँ पे है, तो इसका विस्तार दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। और नर्मदा, सोन और जोहिला जो नदियों का उद्गम स्थल है दोस्तों, तो वो यहीं से होता है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और यह भी यहाँ पे भी बलुआ पत्थर और अवसादी चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं दोस्तों। यह मोस्टली मंडला, डिंडोरी और शहडोल वाला क्षेत्र है, तो इसे याद रखना दोस्तों। इसके अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। ये था हमारे मध्य प्रदेश का जो हमने अभी तक देखा, ये भौतिक आधार पे, भौगोलिक आधार पे विभाजन था। अगर दोस्तों आपको चीज़ें पसंद आई, चीज़ें समझ आ रही हैं, आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।